प्यारे बच्चों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में हम लोग विलयन पढ़े थे। तो विलयन में हमने मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता आदि के बारे में हमने पढ़े। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज। तो आइए देखते हैं मोल प्रभाज का क्या है। मोल प्रभाज या इसे कहते हैं मोल भिन्न। मोल भिन्न। तो आइए देखते हैं मोल प्रभाज या मोल भिन्न होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग विलयन बना रहे थे, तो विलयन में हमने विलायक ले रहे थे, यह आपका विलायक है। तो विलायक में जैसे हमने जल लिया था, विलायक में हमने जल लिए थे और इसमें कोई पदार्थ को हम विलय कर रहे थे। तो विलय पदार्थ ले रहे थे, तो विलय पदार्थ में जैसे हमने चीनी ले लिए, चीनी, नमक, कुछ भी, अर्थात विलायक और विलय दोनों पदार्थों को मिलाकर हम विलयन बना रहे थे। तो मोल प्रभाज में कहा जाता है किसी विलयन में उपस्थित, अगर वह विलयन है तो उस विलयन में उपस्थित एक मोलों की संख्या, वह विलय हो या फिर विलायक हो, विलय भी मोल हो सकते हैं और विलायक की मोलों की संख्या हो सकती है। तो कहा जाता है किसी विलय में उपस्थित एक मोलों की संख्या, विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। और यह जो मोल प्रभाज होता है आपका दो प्रकार से होता है। पहला होता है विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, और दूसरा होता है विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो आइए इसे हम पहला देखते हैं विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज क्या कहता है? तो कहा जाता है अगर कोई विलयन है तो आपके विलायक और विलय दोनों से मिलकर बने होंगे। तो कहा जाता है किसी विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन में विलय का मोल प्रभाज कहलाता है, या उस विलयन को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। और जो विलय का मोल प्रभाज होता है इसको हम काई1 से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम काई1 से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम विलय की मोल प्रभाज को समझना चाहें तो विलय का मोल प्रभाज काई1 बराबर, तो विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या हो जाएगा आपका विलय के मोलों की संख्या तथा विलय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल कितने हैं? विलय और विलायक है, तो कुल मोलों की संख्या, कुल मोल आपके क्या विलय होंगे और आपके विलायक होंगे के मोलों की संख्या। अब देखिए, जो विलय का मोल होता है वह भार और अणुभार होता है। तो कहा जाता है जो विलय की मोल संख्या होगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार, अर्थात इसको हम काई1 बराबर लिख सकते हैं विलय का भार बटे विलय का ही आपका अणुभार होगा, और कुल के बटे विलय। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, विलय प्लस विलायक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा विलय का भार होगा और यहाँ विलायक का भार, विलय का अणुभार होगा। तो पुनः क्या होगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार प्लस, अब देखिए यहाँ कितना है विलायक की मोल संख्या, तो अर्थात क्या है विलायक का भार और विलायक का अणुभार, तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। अब देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो जो विलय का भार होता है इसको हम स्मॉल w से और विलय के अणुभार को हम स्मॉल m से, तो हो जाएगा काई1 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m
अब कुल के बट्टी पुनः देखिए क्या विलेय का भार है और विलेय का अणुभार, तो ये अभी कितना होगा स्मॉल w बट्टी स्मॉल m प्लस, अब देखिए विलायक जो होता है इसके भार को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल W, और विलायक का जो अणुभार होगा वो आपका कैपिटल M होगा। तो काइवन बराबर आपका इतना आता है, अर्थात विलेय का मूल प्रभाव विलेय के मूलक संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, यह आपका होता है विलेय का मूल प्रभाव। इसके बाद हमारा दूसरा होता है विलायक का मूल प्रभाव। तो आइए हम देखते हैं विलायक का मूल प्रभाव क्या होता है। अब देखिए जैसा कि आपका यह विलेन है, तो विलेन आपका जो है वह विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना है। तो कहा जाता है विलायक के मूल प्रभाव के लिए, अगर इसको हम काइटू से प्रदर्शित करते हैं, तो जो विलायक का मूल प्रभाव होगा कहता है कि किसी विलेयन में उपस्थित विलायक के मूलों की संख्या तथा उस विलेयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मूल प्रभाव कहते हैं। तो कहता है विलायक के मूलों की संख्या और कुल मूलों की संख्या का अनुपात, तो कुल मूल आपको कितने होंगे विलेय और विलायक होंगे, तो जो काइटू होगा वह होगा विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या बटे, अब कुल मोल कितने होंगे विलेय और विलायक होंगे, कुल मूलों की संख्या अर्थात विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या मूलों की संख्या। अब देखिए पुनः क्या होगा, जो विलायक का भार विलायक की मूलक संख्या है विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार होगा, अर्थात काई2 बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, अब कुल के बटे, अब देखिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होगा प्लस, अब देखिए पुनः आपका विलायक है तो यहाँ पे क्या होगा विलायक का भार और विलायक का अणुभार होगा। अगर हम काई2 को समझें तो काई2 बराबर, अब देखिए जो विलायक का भार होगा इसको हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं तो जाएगा कैपिटल W बटे, और जो विलायक का अणुभार भार होगा वो आपका कैपिटल M, अब कुल के बटे जो विलेय का भार होगा वो स्मॉल w से होगा, स्मॉल w बटे जो विलेय का अणुभार होगा वह स्मॉल m से, फिर प्लस है तो प्लस लग गया, पुनः आपका विलायक हो गया तो यहाँ आपका कैपिटल W बटे आपका कैपिटल M, तो हो जाएगा विलायक का मूल प्रभाज। देखिए हमने विलेय का मूल प्रभाज देखे और विलायक का मूल प्रभाज देखे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विलयन के अणु संख्य गुणधर्म। तो हमने देखा मूल प्रभाज के बारे में जानी, तो आइए देखते हैं विलयन के अणु संख्य गुणधर्म होते क्या हैं। तो अगला हमारा हेडिंग है विलयन के अणु संख्य गुणधर्म। अब देखिए विलयन के अणु संख्य गुणधर्म होते क्या हैं। तो कहा जाता है अगर कोई विलयन होगा तो आपका विलेय और विलायक से मिलकर बना होगा। अगर ये आपका विलयन इस प्रकार से है तो मान लेते हैं आपका विलयन है, तो इस विलयन में आपके विलायक होंगे और इसी में ही आपके क्या होंगे विलेय भी होंगे। अब देखिए जो विलयन बना होगा उनमें क्या होगा विभिन्न प्रकार के विलेय के अणुओं या फिर विलायक के अणुओं, वो जो विलयन होगा वो विलेय के अणुओं तथा विलायक दोनों के अणुओं से मिलकर बना होगा। तो कहा जाता है विलयन के ऐसे गुण जो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है,
तो विलयन के ऐसे गुण जो उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ऐसे गुण को हम विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म करते हैं। और ये जो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है हमारा परासरण दाब। तीसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। और चौथा होता है हिमांक में अवनमन। तो इसमें हम पहला देखते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है, पहले हम इसको आइए समझते हैं। तो पहला हमारा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो हम देखते हैं कि ये जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, तो पहले इसमें हमारा शब्द है वाष्प दाब। तो पहले वाष्प दाब को समझते हैं कि वाष्प दाब होता क्या है। जिसे अगर हम एक पात्र ले लेते हैं, अब देखिए यह एक पात्र है। अगर इस पात्र में हमने कोई विलायक ले लिए, यह आपका विलायक जिसे हमने जल ले लिए, अब इस पात्र को क्या किया, हमने ढक दिए। पात्र को हमने ढक दिया। अब ढकने के पश्चात क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर अगर हम इसको गर्म करते हैं, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो जो विलायक है अर्थात जो जल है, तो जल क्या करेगा, वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा। तो वाष्प अवस्था में जब परिवर्तित होगा तो यह क्या करेगा, इसकी सतह पर इस प्रकार ये जो पात्र ढका हुआ है इसकी सतह पर दाब लगाएगा। अर्थात कहा जाता है विलायक द्वारा विलायक के अणु का वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने के पश्चात उसकी सतह पर या पात्र की सतह पर या फिर कह लीजिए विलायक के वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। विलायक है, इसके वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। अब इसमें हमारा वाष्प दाब का अवनमन, तो आपेक्षिक को हम छोड़ रहे हैं, बात करें अवनमन के लिए। तो अवनमन में होता है कमी। अब देखिए अवनमन में होता है आपका कमी। तो अब हम मान लेते हैं जो विलायक का वाष्प दाब है वो हमारा P0 है। जो विलायक का वाष्प दाब, जो हमने शुद्ध विलायक लिया है, इसका वाष्प दाब P0 है। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, कोई विलेय पदार्थ घोल रहे हैं। इसमें हमने कोई विलेय पदार्थ घोल दिए, मान लीजिए इसमें हमने चीनी ही घोल दिया। विलेय पदार्थ हमने चीनी ले लिया। अब देखिए चीनी को घोलने के पश्चात अगर इसको हम पुनः गर्म करते हैं, पुनः गर्म करने पर, तो पहले हमने एक बार शुद्ध विलायक लिए थे और विलायक को गर्म किए तो इसके दीवार पर दाब लगा रहा था। अब पुनः क्या करें, अगर इस विलायक में हमने क्या किया, चीनी को घोल दिए और चीनी को घोलने के पश्चात इसको हम गर्म करते हैं, तो देखते हैं कि जितना पहले दाब इसकी सतह पर लग रहा था उतना दाब अब नहीं लगेगा। अर्थात इसके वाष्प दाब में कमी हो गई। पहले का दाब कितना था, जो शुद्ध विलायक का दाब वाष्प दाब था वो P0 है। अब देखिए इसमें हमने चीनी को घोल दिया, तो चीनी घोल दिए तो ये आपका जो हो गया विलयन बन गया। अब जब विलयन बन गया तो पुनः इसको हमें गर्म कर रहे हैं, तो इसके द्वारा भी अब पुनः जब गर्म करेंगे तो इसका दाब लगेगा, परंतु वो जो दाब लगेगा वो विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। मान लेते हैं इस विलयन का वाष्प दाब कितना है, P है। तो हम देखते हैं कि जो वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब है P0 है और जो विलयन का वाष्प दाब है वह P है। तो कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन
तो वाष्प दाब का अनुमान कितना होगा, वाष्प दाब में कितनी कमी हुई है, अर्थात विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। तो विलायक का जितना वाष्प दाब है उस वाष्प दाब में से हम विलयन के वाष्प दाब को घटा देंगे, तो जो वाष्प दाब हमको मिलेगा वह विलयन का वाष्प दाब मिले, अरे जो वाष्प दाब में जितनी कमी होगी हमको उतना प्राप्त हो जाएगा, अर्थात पी नॉट माइनस पी। तो अगर इसको लिखना चाहें वाष्प दाब का अनुमान, वाष्प दाब का अनुमान बराबर, अब देखिए क्या है, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। तो हमने देखा वाष्प दाब का जो अवनमन है वो विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन के वाष्प दाब को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब हमारा आता है पूरा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो अभी हमने देखा वाष्प दाब का अवनमन P माइनस पी नॉट माइनस पी। तो अब देखिए तो आता है आपका हेडिंग है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो कहा जाता है शुद्ध विलायक की किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, तो ये आपका विलयन है, तो विलयन की वाष्प दाब का अवनमन अर्थात पी नॉट माइनस पी, यह विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, अर्थात यह क्या है, वाष्प दाब का अवनमन बटे आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे विलायक का वाष्प दाब, या फिर इन दोनों को लिख सकते हैं विलयन का वाष्प दाब बटे विलायक का वाष्प दाब। तो ये हमारा हो जाता है विलायक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। प्यारे बच्चों, हम इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।